प्यारे बच्चों, एडू प्रवाह यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैक द्वारा कक्षा 10th के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सभी विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं, जिसमें से आज हम साइंस के मॉडल प्रश्न पत्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कक्षा 10 के विज्ञान के लिए समय होगा 3 घंटा, पूर्णांक होगा 80, प्रश्नों की कुल संख्या होगी 52। इनमें प्रश्न 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए होंगे। सही विकल्प का चयन करना पड़ेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होगा। प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित होगा। प्रश्न संख्या 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित होगा। तो बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं आज के मॉडल प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो बच्चों, समतल दर्पण अनंत वक्रता त्रिज्या वाला एक गोलीय दर्पण का भाग माना जा सकता है। चूंकि उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, अतः इसकी फोकस दूरी भी अनंत मानी जाती है। अतः ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो बच्चों, अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र यानी सी पर रखा जाता है, तो वस्तु का उल्टा समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। चलिए आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि ये एक अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर ध्रुव है। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है ऐसे, तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और फोकस से होकर गुजर जाएगी, दूसरी किरण फोकस से होकर गुजरेगी और फिर मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, जो वक्रता केंद्र के सीध में एक दूसरे को काटेगी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो बच्चों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर उल्टा वास्तविक और वस्तु के साइज के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। अतः सही आंसर होगा सी, वक्रता केंद्र पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? तो बच्चों, तेल, पानी, वायु और कागज में से वायु सबसे विरल माध्यम है, अतः प्रकाश सबसे तेज गति से वायु में चलेगा। अतः ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो बच्चों, लेंस की क्षमता का सूत्र P बराबर 1/f होता है, यानी F बराबर 1/P हो जाएगा, यानी 1/-4 यानी -0.25 मीटर। अतः ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? तो बच्चों, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण सीलियरी मांसपेशियां होती है। इन्हीं में संकुचन और शिथिलन के कारण नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। अतः ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है? तो बच्चों, दूरदृष्टि दोष को अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हाइपरमेट्रोपिया। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो बच्चों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अतः ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो बच्चों, टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्ब के फिलामेंट को बनाने में किया जाता है। अतः ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं? तो बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और फिर दक्षिणी ध्रुव में आकर समा जाती हैं। अतः ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्तरी ध्रुव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? तो बच्चों, इस धरती के लिए ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य है। सूर्य से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः सही आंसर होगा सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है,
रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? तो बच्चों, रासायनिक समीकरण को हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए संतुलित करते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना विनाशी। अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, Fe प्लस CuSO4 एरो Cu प्लस FeSO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बच्चों, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर एक अधिक अभिक्रियाशील धातु Fe अपने से कम अभिक्रियाशील धातु कॉपर को इसके यौगिक CuSO4 से विस्थापित कर देता है और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। अतः यह एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? तो बच्चों, जो पदार्थ ज़्यादा अम्लीय होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होती है। तो यहाँ ऑप्शन जठर रस, नींबू का रस, शुद्ध जल और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में से जठर रस, जिनमें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ ए, बी, सी तथा डी का पीएच मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है। उपरोक्त में से कौन सा पदार्थ अम्ल है? तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अम्ल वह पदार्थ होता है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो निश्चित रूप से पदार्थ ए का मान 5 है, अतः यह अम्ल है। अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? तो बच्चों, सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। अतः ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो बच्चों, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि ये अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। अतः ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो बच्चों, जैसा कि आप जानते होंगे कि उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखा जाता है तो उसकी बाहरी कक्षा में हर हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अतः यह किसी से अभिक्रिया नहीं करता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे होंगे कि 2 और 8 लिखा हुआ है, यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। अतः ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो बच्चों, ऑप्शन नंबर सी C2H2, जिसका संरचना सूत्र होगा C ट्रिपल बॉन्ड C H और H। चूंकि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, अतः ऑप्शन नंबर सी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है? तो बच्चों, HCHO में CHO प्रकार्यात्मक समूह है, जो कि एल्डिहाइड समूह का नाम है। अतः ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी? तो बच्चों, लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 1 होगा। और पोटेशियम को देखें तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 1 होगा। आप देख पा रहे होंगे कि लिथियम और पोटेशियम दोनों की ही बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, जो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है, क्योंकि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अतः पोटेशियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर है। अतः सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो बच्चों, अमीबा एक जंतु है, अतः इसमें प्राणी समभोजी पोषण होता है, क्योंकि अमीबा प्राणी समभोजी पोषण के 5 चरणों अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण को फॉलो करता है। अतः अमीबा एक प्राणी समभोजी जीव है और इसमें प्राणी समभोजी पोषण होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो बच्चों, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पाइरूवेट का विखंडन कोशिका द्रव में होता है। अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? तो बच्चों, शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। अतः ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है,
मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो बच्चों, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला से होता है, अतः ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित किया गया है? तो बच्चों, दिए गए चित्र में प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन विधि द्वारा अलैंगिक जनन को चित्रित किया गया है, अतः ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो बच्चों, मनुष्य में निषेचन अंडवाहिका नली, जिसे कि डिंब वाहिनी नली भी कहते हैं, में होता है, अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? तो बच्चों, किसी भी जीव में कोई गुण माता और पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित होता है, क्योंकि किसी भी जीव में जो गुण आते हैं वो माता पिता दोनों के जरिए आते हैं, दोनों के डीएनए उसमें शामिल होते हैं, अतः ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? तो बच्चों, नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र में नाभिकीय विखंडन प्रक्रम होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, अतः सही आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा 1%, यानी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हरे पौधे की पत्तियां जितनी सौर ऊर्जा प्राप्त करती हैं उसका मात्र 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? तो दिए गए ऑप्शंस में से कागज के डिस्पोजल कप का विघटन आसानी से हो जाता है, अतः इसका प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा, अतः ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो बच्चों, ये थे जैक द्वारा जारी किए गए कक्षा 10 के विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।